सो फाइनली काइनेमेटिक्स से बाहर निकलते हुए और अगला टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में दोनों अलग अलग पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसको जितना चाहे उतना खींचा जा सकता है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें कितना खींचना है, जितना हमारे काम का है ना। सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा एंड उसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। आज मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फोर्सेस को समझाऊंगा कि जो जो एक होता है ना कि विजुअलाइज करना, मतलब इसके क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें रियलाइज होने लगे कि यार यहाँ पे ये हो रहा होगा, वो बहुत जरूरी है। ये टॉपिक जिसका अच्छा होता है उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली ना, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो तुमने देखा है कि उसमें तो कुछ उतार चढ़ाव रहे, कहीं आसान लगा कहीं डिफिकल्ट लगा, लेकिन ये अगर आने लगता है ना तो मतलब तुम्हें, हाँ, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, इसमें मतलब इसमें जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है हमारा ना। तो उस इंटरेस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जहां से या तो क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं या फिजिक्स खराब हो जाती है। मतलब या तो इसके बाद इससे अच्छा, इससे इजी टॉपिक हमें इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन में जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी में जाएंगे, सर्कुलर मोशन में जाएंगे, फिर दिमाग घूमना चालू कर देता है फिर वहां से ना। लेकिन यहाँ पे अभी दिमाग घूमेगा नहीं। अच्छा, मैं सर्कुलर बिल्कुल अलग पढ़ाता हूँ, तो इसमें मतलब सिर्फ फ्रिक्शन मतलब सिर्फ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर्कुलर को हम अलग से पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। हमने जो फोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है। मैं पीपीटी बहुत अच्छे से बनवा के लाया हूँ, जिससे कि थोड़ा सा थ्योरी पे हमारा ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तुम नोट करना चाहोगे, जहां पे नोट करना मुझे बता देना, वहां से नोट करने के लिए मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा। अदरवाइज ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। सो देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। फोर्सेस को 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया उनके फंडामेंटल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बिल्कुल सिंपल सा तुम्हें समझना है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द मास। एक मास वाली बॉडी दूसरी मास वाली बॉडी पर फोर्स लगा सकती है ड्यू टू देयर मासेस, और उस मास की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं भाई हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स ड्यू टू मास ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है इन नेचर में। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इस फोर्स के लगने के लिए दोनों बॉडीज का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे ये मार्कर है और अर्थ है, अर्थ के पास भी मास है, इसके पास भी मास है, दे बोथ आर इंटरैक्टिंग, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या ये अर्थ के कांटेक्ट में है? नहीं। कांटेक्ट में न होने पर भी ये फोर्स लग सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर बॉडी है तो कोई बात ही नहीं, अदरवाइज ऐसे कॉन्टैक्ट में होने की इनकी जरूरत नहीं है। अगर एक m1 मास का पार्टिकल है, दूसरा m2 मास का पार्टिकल है, उन दोनों के बीच में जब फोर्स लग रहा होगा तो वो उनके कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ना, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडीज। और वो कैसे लगाते हैं हम? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में mg हम हर एक बॉडी पे, जब भी हम किसी भी बॉडी के बारे में बात कर रहे होंगे ना, उस पर हम एक बहुत ही कॉमन फोर्स लगाएंगे, दैट इज दी mg। और वो कम हमेशा कैसे लगाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जैसे इसमें मैं दिखाता हूं कुछ केसेस कि mg जो है कब कब और कैसे कैसे लगेगा। सो सपोज करो एक बॉडी जो है ऐसे टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, ये m मास का एक ब्लॉक है, यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से टेबल पे। तो इस बॉडी पे जब हम इस बॉडी के बारे में बात कर रहे होंगे ना, जब हम इस बॉडी को स्टडी कर रहे होंगे, तो हम इस पहले तो जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं, अलग बनाते हैं। तो इस पे हम हमेशा एक फोर्स जरूर लगाएंगे अगर वहां पे ग्रेविटी वगैरह के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है तो, और वो होगा mg, जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा होगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला फोर्स है जो इस चैप्टर में बहुत बहुत काम आएगा। अब इवन ऐसा केस भी होना अगर कि जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे रखी हुई है, एक इंक्लाइन पे रखी हुई है, अगर एक बॉडी ना इंक्लाइन के ऊपर रखी हुई है, तब भी इस बॉडी के ऊपर हम जो है mg लगाएंगे। और mg किधर की तरफ लगाएंगे? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ऐसे करके हम इस पे लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? चाहे कोई भी बॉडी हो ना, उस पर एक फोर्स तो हमें हमेशा कंसीडर करना है, दैट इज दी इन दिस चैप्टर, और वो क्या होगा? mg। जैसे मान लो एक ऐसा केस दे दिया मैंने तुम्हें ना कि एक स्फेयर है जो कि ऐसे आपने लटका रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो सपोज करो तुमने एक स्फेयर को इस तरीके से
लटका रखा है, तो इसके ऊपर भी mg फोर्स हम लगाएंगे, और वो कैसे लगाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो जितनी भी बॉडीज होंगी ना उन पे एक फोर्स तो मस्ट लग रहा होगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है, बाद बाकी इस पे किसी दूसरे मास की वजह से हम फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, बस हम mg डाउनवर्ड लगाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा काम आता है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, सब पे ऐसे लगा देंगे। दूसरे फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगते हैं? देखिए, किसी भी बॉडी के पास ना दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दैट वन इज द मास एंड अदर इज द चार्ज। मास और चार्ज दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनमें मास होता है, चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्या कोई ऐसी बॉडी होती है जिसपे चार्ज होता है, मास ही ना हो? ऐसी बॉडी नहीं होती। ठीक है, मास अकेला एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूसरे फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इनकी खास बात होती है कि दीज फोर्सेस आर ड्यू टू द चार्ज ऑन द इंटरेक्टिंग बॉडीज। दो बॉडीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं उनके ऊपर चार्ज की वजह से होता है। जल्दी आ जाए, जल्दी, थोड़ा कॉल करवाने में लेट हो गया मेरे को ना। अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया है, अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की है। ठीक है ना, कि फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मास की वजह से लगता है, अट्रैक्टिव होता है, नॉन कांटेक्ट होता है, और एम मास का अगर ब्लॉक है तो उस पर mg नीचे की तरफ लगाएंगे, चाहे वो इंक्लाइन पे रखा है तब भी हम mg नीचे की तरफ लगाएंगे, और कोई स्फीयर भी है तब भी हम उस पर mg नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना पढ़ाया है। दूसरा अभी स्टार्ट ही किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मुझे लगता नहीं कि ये तो सब जगह मतलब पढ़ाया ही जाता है, मतलब ना स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर ड्यू टू द चार्ज ऑन द इंटरेक्टिंग बॉडीज। ऐसा कोई जरूरी है कि अगर दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उन पर चार्ज होना जरूरी है, पर मतलब चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहे होते हैं ना, नेट चार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बॉडी न्यूट्रल हो सकती है लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब उस पर फोर्स लग सकता है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं उस पर टोटल चार्ज जीरो, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू द चार्ज। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है। एक क्यू चार्ज को दूसरे क्यू चार्ज के कॉन्टैक्ट में होने की जरूरत नहीं है, अगर उनके बीच में अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है तो। ठीक है, दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी होगा तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। सबसे कॉमन एग्जांपल जो इस चैप्टर में यूज होगा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स। ये तीनों का तीनों जो है, तीनों का तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। अब यहां पे एक चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है, शायद तुम लोगों ने कभी सोचा है या नहीं सोचा हो। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट नॉर्मल रिएक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर दी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि अगर कांटेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैंने बोला नहीं। मैंने बोला कि कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है इन फोर्सेस के लगने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जब लगता है तो हमें लगता है कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुकी हैं, बट दैट इज एट अ बिगर, मतलब दैट इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल दे आर नॉट इन कांटेक्ट एक्चुअली। ठीक है, ऐसे अगर तुम जाओगे ना, हमें लग रहा है कांटेक्ट में, लेकिन अगर आप उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आर नॉट एक्चुअली इन कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या बोलोगे आप? इस बॉडी के और इस बॉडी के जो एटम्स हैं क्या हैं वो? क्या वो स्फीयर हैं क्या, जो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में? ऐसा तो होता नहीं है ना। अगर तुम एटॉमिक लेवल पे भी जाते हो तो तुम्हें पता लगता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर तुम इतने अंदर चले जाओगे ना तब भी तुम्हें पता लगेगा कि बहुत सारा खाली स्पेस है वहां पे। और वो ऐसा कोई मतलब एटम्स का कांटेक्ट एटॉमिक लेवल पे जाके बात करोगे तो क्या कांटेक्ट बोलोगे? कोई स्फीयर थोड़ी है वो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे करके सो नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा मुझे बताओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम सबने ऑलमोस्ट पढ़ रखा है, कितने फोर्सेस थे जो बार बार रिपीट होते थे इस चैप्टर में? हाँ, मतलब कौन से जनरली हम किन फोर्सेस? नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, mg, और कोई फोर्स है? फ्रिक्शन में जाके फ्रिक्शन फोर्स। क्या हमने सारे फोर्स कवर कर लिए? क्या उनके सबके टाइप पता लग गए हमें? इनके अलावा और कोई फोर्स तुम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हो तो? स्यूडो फोर्स,
तो स्यूडो फोर्स एक्चुअली कोई ऐसा रियल, दैट इज नॉट अ रियल फोर्स, दीज ऑल आर रियल फोर्सेस। ये ऐसे, अच्छा रियल और स्यूडो में क्या डिफरेंस होता है? रियल और स्यूडो, रियल फोर्स हर एक फ्रेम में, हर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सेम रहते हैं। स्यूडो चेंज होता है, स्यूडो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फोर्स है, रियल और स्यूडो में ये डिफरेंस है। ये फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं इनके पास, स्यूडो का रिएक्शन पेयर नहीं होता, ठीक है। तो वो एक अलग ही हो गया, मतलब ना उसको, वो एक अलग कंडीशन में लगता है वो फोर्स ना। ये मेनली जो, अगर हम बात करें ना, तो जो मेनली जो फोर्सेस लगते हैं इस चैप्टर के अंदर वो चार होते हैं, और चारों का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। एक आया कौन सा? ग्रेविटेशनल, बाद बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नॉर्मल, स्ट्रिंग टेंशन, और स्प्रिंग का फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और फ्रिक्शन फोर्स। तो जिस चैप्टर में हम जिन जिन फोर्सेस को पढ़ने वाले हैं, पहले हम उनके बारे में पूरी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। तो वो जन्म कुंडली मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात चल रही थी, लेकिन उसमें अभी हमने 2 को ही एक्सप्लेन किया है। तो हम क्लास 11th के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ 2 ही फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ते हैं। तीसरा फंडामेंटल फोर्स होता है न्यूक्लियर, और हाँ, उनको 12th में जाके पढ़ते हैं हम लोग ना, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में जाके आते हैं दोनों के दोनों। तो इनको अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, और ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो हमारा इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में उनसे आ रहा हो, उनका कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो हमारा यहां पे हमें जरूरत पड़े, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। ये कब लगता है और कैसे लगता है? मेरे को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत एडवांस नहीं आता, लेकिन मैं एडवांस का किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। बस मेरे को ये बेसिक्स क्लियर है कि ये फोर्स का ये नेचर है, ये इस वजह से लगता है, तब मैं किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूं। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम इनको समझ लो एक बार ना, फिर तुम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। ये बताओ मुझे, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है कब लगता है? व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज, ठीक है, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड वन बॉडी ट्राई टू पुश द अदर बॉडी इन कांटेक्ट, एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में, और पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को पुश कर रही है, तो हमारा यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये किधर लगता है? वाह, ये तो बहुत अच्छा बोला है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ mg। वो एक ही केस होता है, ऐसे 1000 केस हैं जिसमें mg से कोई लेना देना नहीं होगा। इट ऑलवेज एक्ट, और यहाँ लेकर कुछ नहीं पढ़ देना था यहाँ पे ना, कि सर अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, जो दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, जल्दी से बताओ कि ये जैसे ये वाला जो केस होता है ना, सबसे आसान होता है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि एक ब्लॉक जो एक टेबल पर रखा हुआ है m मास का, इसके लिए बोला ना बस, हाँ मैंने अब दिया वो केस। तो ये बताओ मेरे को, अगर मैं इसको यहां पे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मुझे बात करनी है, तो मैं सरफेस को और इस बॉडी को अलग अलग कर ले रहा हूं पहले ना, समझने के लिए। देखो ये हो गया सरफेस और ये हो गई बॉडी। अब हम इसके नॉर्मल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके एटम्स होंगे, एटॉमिक लेवल पे जाएंगे हम लोग ना, इसके जो एटम्स हैं और इसके जो एटम्स हैं। देखो इस बॉडी पे mg लग रहा है, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इस वजह से इसके ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी। इसका ये एटम इस एटम को, अगर आप इसको ऐसे देखो एटॉमिक लेवल पे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक है, और ये हो गया नीचे वाले सरफेस का एटम, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका हो गया। ये जो एटम है ना, ये इस एटम को इसकी जगह से हटा देना चाहता है। मतलब जब mg लग रहा है ना इस बॉडी के ऊपर, ये नीचे जाना चाह रही है, तो दिस बॉडी इज ट्राइंग टू पुश दिस सरफेस, नीचे की तरफ इसको पुश कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ दिस mg, mg की वजह से ये नीचे जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, तो ये एटम इस एटम को, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं हम, तो ये इसको पुश कर रहा होगा। ये इसको पुश किस वजह से कर रहा होगा? इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को इस जगह से हटा देना चाहेगा, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे लगाएगा नीचे की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर रहा होगा। हाँ, माना कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये ऐसा सब जगह पे हो रहा होगा।
तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां सब जगह लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इन सब जगहों पे, इन सब जगहों पे। इन सब को इकट्ठा करके जो ये, अच्छा ये लगा कौन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा कौन रहा है, ये नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस बॉडी के इन एटम्स को नीचे आने से रोक रहा है। तुम इस चीज को समझ पा रहे हो? ये बॉडी, ये बॉडी नीचे वाले सरफेस पे भी लगा रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे 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 ऐसे, इस पे लग रहा होगा नीचे, क्योंकि वो नीचे वाली को प्रेस कर रही है। तो अगर तुम सरफेस पे देखोगे तो उस पर नीचे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी के ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? और इन सारे के सारे नॉर्मल रिएक्शन को इकट्ठा करके हम अकेला एक फोर्स लगा देते हैं, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोल देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे लग रहा होता है, इन सबको इकट्ठा करके हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई? तो ये इसको पुश कर रही है, इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखो, कुछ और केसेस में बताता हूं नॉर्मल रिएक्शन के ना, मुझे बताना तुम। यस, पर उस बॉडी को रोकेंगे कैसे? ऐसा करो, ये वाला समझो, जैसे मान लो एक ग्रुप टाइप का बना हुआ है और इसके अंदर एक बॉल फंसी हुई है, ये फंसा हुआ है बॉल ना। अब मुझे बताओ, क्या ये अब यहां पे नॉर्मल लगेगा या नहीं लगेगा? इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो सबसे पहले mg लगाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, mg लगा दिया मैंने इधर की तरफ। mg की वजह से क्या होगा? अच्छा ये दो सरफेस हैं, ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से ये नीचे आना चाहेगा, क्या इस ग्रुप के या दोनों सरफेसेस को ये बाहर की तरफ पुश करेगा बिकॉज ऑफ दिस। अब यहां पे कितने कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? दो। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी जगहों पे लगेंगे? दो जगहों पे। मुझे ये बताओ कि इस बॉडी के ऊपर यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, पहले ये बताओ मेरे को कि किसके, देखो ये समझा करो, तुम सरफेस पे लगने वाले नॉर्मल की बात कर रही हो या बॉडी के ऊपर लगने वाले नॉर्मल की बात कर रही हो? क्योंकि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। तो इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा? बॉडी सरफेस को पुश कर रही होगी, मतलब सरफेस पे नीचे हो गया तो बॉडी पे ऊपर। और ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगता है, तो नॉर्मल किधर होगा इसका? बॉडी का। हाँ, सर्कुलर शेप की जो बॉडी होती है ना, उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। तो यहां पे जो बॉडी पे जो नॉर्मल लग रहा होगा ना वो इसके सेंटर से पास होगा। अच्छा, यहां पे नॉर्मल किधर लगेगा? ये बॉडी इस दीवार को इधर पुश कर रही होगी, तो दीवार पे इधर, तो है ना, बॉडी पे ऐसे लगेगा। तो यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन पता लगी तुम्हें? ये मान लो एन वाई वॉल हो गया और ये एन वाई इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, और ये mg हो गया। ये जो नॉर्मल लगाए ना हमने, ये बॉडी के ऊपर लगाए हैं, इनके रिएक्शन पेयर सरफेस पे लग रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन के। और नॉर्मल का जो केस होता है, अभी तुमने जो बोला ना वो भी करवा देते हैं। तो मान लो एक बॉडी है ऐसे रखी हुई है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, अब इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? हाँ, मास ऐसे लगेगा। mg कैसे? mg तो नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। ओके, और नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब mg के हम अगर कंपोनेंट कर लें दो, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और नॉर्मल और mg वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा। तो mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos 90 माइनस का थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं mg sin थीटा। mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा। अब मुझे बताओ क्या क्या होगा इसका? इस इधर वाली मोशन अलग होगी इधर वाली मोशन से, तो ये इधर तो गिर के आ सकता है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो रोकने की कोशिश करेगा। तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पे नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो सरफेस ये है उसके परपेंडिकुलर। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया सबको? तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगता है। ओके, अब आ जाते हैं
स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है, रस्सी में जो टेंशन होता है, व्हेन एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर पुल्ड अपार्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स द टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा टेंशन हमेशा किसके अलोंग लगेगा? रस्सी की लेंथ के अलोंग। टेंशन रस्सी की लेंथ के अलोंग लगेगा। जैसे एक केस है ये वाला, एक रस्सी थी और यहां पे बंधी हुई थी, ठीक है, तुमने इधर ऐसे फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगा? रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो तुम तो कहोगे कि सर एक ही साइड फोर्स लगाया आपने, आपने तो बोला कि दोनों एंड को खींचोगे तो तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं टेंशन की? किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? हाँ, देखिए पहले टेंशन को समझो। जैसे मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे बात की तो इसका लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड, तो एक तरीके से ये समझो कि मेरा हाथ जो है ना इसके राइट साइड, ऐसे देखने पर राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो देयर इज अ दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड। ये अगर मैं इन दोनों साइड को नहीं खींच रहा हूं तो देयर इज नो टेंशन इन माई फिंगर्स, नॉर्मल है। लेकिन मैंने इनको खींचना चालू किया, अब इस जगह पे ये जो लिंक है ना यहां पे टेंशन डेवलप हो गया। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन दिस हैंड, दिस इज अप्लाइड बाय दिस, इस हाथ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन अगर मैं इस हाथ पे बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन इधर होगी। सो हमें ये देखना होता है कि हम किस साइड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है ना, तुमने जनरली देखा होगा, हम उसको ऐसे दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, अगर सपोज मैं इस वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हूं, इस वाले में, तो मैं इस पे टेंशन लगाऊंगा इधर की तरफ, और जब मैं इस वाले पार्ट का मतलब इस वाले पार्ट में इंटरेस्टेड होऊंगा तो इस पे टेंशन दिखाऊंगा मैं इधर की तरफ, और एफ दिखाऊंगा मैं इधर की तरफ। तो टेंशन जो होती है ना वो रस्सी की लेंथ के अलोंग लगती है, लेकिन जिस पार्ट में आप इंटरेस्टेड हो ना उस पार्ट के हिसाब से आपको टेंशन देखना होता है। सो बेसिकली जब भी खिंचाव होगा ना रस्सी में, टेंशन तभी डेवलप होगी, है ना। ओके, और देखो टेंशन के एग्जांपल और कौन से होते हैं, जैसे पुली वगैरह में भी बात करेंगे हम लोग, जो है पुली वाले को तो अगले लेक्चर में जाएंगे हम लोग ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद। अभी हम ज्यादातर स्टैटिक वाले केस करेंगे, आज हम किसी को भी एक्सेलरेशन नहीं देंगे। आज जितने भी केस करेंगे ना सब रुके हुए होंगे। कल हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना सीखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन चल रहा होगा, एक्सेलरेशन होगा बॉडीज, मतलब हम बिल्कुल अलग अलग करके करते हैं। पहले आज इक्विलिब्रियम ही होगा, मतलब एक्सेलरेटेड होगी नहीं कोई बॉडी। अब जैसे ये है, अगर मैं इस रस्सी को देखूं तो इस रस्सी को ये mg की वजह से, क्योंकि इस ब्लॉक पे mg लग रहा होगा तो ये नीचे जाना चाहेगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। रस्सी में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इनके बीच में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस, इस वजह से फोर्स होता है। दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ, क्या क्या मानते हो, रस्सी में भी तो तुम तोड़ोगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो वही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर तुम दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल इस पे ऊपर की तरफ, जो इनका बॉन्ड है ना उसमें खिंचाव आ जाएगा, उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। बॉन्ड पहले भी था लेकिन उसमें टेंशन डेवलप नहीं हो रखा था। अगर ये मास नहीं लटका होता और रस्सी का कोई मास ना हो तो देयर इज नो टेंशन, मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो पहले भी है, लेकिन जैसे तुमने इससे बांधा इसको और रस्सी को तुमने खींचना चालू किया, मतलब इस ब्लॉक को तुमने खींचना चालू किया, ये ब्लॉक mg की वजह से नीचे जाना चाहता है, तो ये रस्सी क्या करेगी, इस रस्सी का ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, तो उस बॉन्ड में खिंचाव आ जाएगा और वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। यही है वो टेंशन जो डेवलप हो गया। तो अगर तुम इस वाले ब्लॉक पे देखोगे तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, लेकिन रस्सी के लोअर एंड पे देखोगे तो टेंशन नीचे लग रहा होगा, रस्सी के अपर एंड पे देखोगे तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, और सीलिंग पे देखोगे तो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा। सीलिंग पर रस्सी नीचे फोर्स लगा रही होगी, सीलिंग रस्सी के ऊपर ऊपर लगा रही होगी। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम किसको देख रहे हैं, तब हम टेंशन का
डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो टेंशन इस तरीके से लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। और हमेशा ये ध्यान रखना रस्सी की लेंथ क्या लगता है, अब किधर लग रहा होगा वो डिसाइड करेगा कि किस पे बात कर रहे हैं हम लोग ना। क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी ये मैंने तुम्हें बताई दी है कि दो फंडामेंटल फोर्सेस जो है, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस, इनको हम 12th में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे, और इनका कोई, इनसे रिलेटेड कोई फोर्स हमारे इस चैप्टर में आता भी नहीं है। अब आती है, जब हम धीमे धीमे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और ऑलरेडी हम इस काम को करते हुए भी आ रहे हैं। जब भी हम किसी भी बॉडी की मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि हम इस बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, कैसे चल रही होगी, तो हम उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे इसका नाम है ना, फ्री करना बॉडी को और फिर उसका डायग्राम बनाना। बॉडी को फ्री कर लिया हमने, फिर हमने देखा कि ये किस किस के साथ कैसा कैसा इंटरेक्ट कर रही है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है बॉडी चल कैसे रही होगी। पूरा आइडिया लग जाता है। जिस मोमेंट आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया बॉडी का, आपको आइडिया लग जाएगा बॉडी चल कैसे रही होगी। सो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बॉडी विद अ पॉइंट मास एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विद द एरोज इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है भाई, कि हम क्या करते हैं, बॉडी को आइसोलेट करके पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को एरोज से दिखा देते हैं। और फिर वो वेक्टर हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। फोर्सेस का रिजल्टेंट पता करके हम ये देख लेते हैं बॉडी पे नेट फोर्स किधर आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा बॉडी का, और वो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने में भी हेल्प करेगा और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लगाने में हेल्प करेगा कि बॉडी रुकी रहेगी या क्या कर रही होगी। ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, नॉन जीरो है, सब कुछ पता लग जाएगा। इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है पहले बॉडी को आइसोलेट कर लो, सबसे अलग हटा लो। स्टेप नंबर 2 कहता है ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे mg, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ कर लो। वो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं। ठीक है, और थर्ड स्टेप कहता है आइडेंटिफाई ऑल द कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड ड्रॉ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी बता भी दिए थे कि सर 2 जगह नॉर्मल लगेगा, mg लग रहा होगा, 2 जगह नॉर्मल लग रहा होगा, बस वही चीज है। तो ड्रॉ ऑल दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड उनके मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस को ड्रॉ कर लो। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, बस तो मैं एकदम रिवाइज करवा दे रहा हूं सब कुछ ना, है ना। सो अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। सो अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर अपनी मोशन को कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है ना, बता रहा हूं। ठीक है, बॉडी रिमेन इन द रेस्ट और स्टेट ऑफ मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक तरीके से उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टेट का क्या मतलब होता है? सो दैट मीन्स की वेलोसिटी, वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी। सो अब एक बॉडी की वेलोसिटी को अगर चेंज करना चाहते हो, चाहे वो वेलोसिटी 0 है, उसको अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। सो फोर्स लगा के हम बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी से ही उसकी स्टेट डिफाइन होती है। ठीक है ना। सो 0 फोर्स अगर एक बॉडी पे है तो वो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी, चाहे वो 0 वेलोसिटी है, चाहे वो जो भी वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी में एक चीज का ध्यान और रखना, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो इसलिए वहां पे फोर्स लगाना पड़ता है, विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। हाँ, इनर्शिया अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट कंटिन्यूज इन इट्स existing state or rest or uniform motion unless that the state is changed by the external force। almost similar चीज है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स, ये हम वेक्टर में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बॉडी रुकी रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रेस्ट पे, मोशन भी हो सकती है सर। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 है तो अपने आप ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें पता लग रहा है कि वो मोशन कर सकती है, लेकिन वो अपनी मोशन को यूनिफॉर्म रखेगी, चेंज नहीं करेगी। मतलब ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी ना। ठीक है, तो पार्टिकल इधर एट रेस्ट और कंटिन्यूज इन द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई। तो आज का हमारा मेन यही था। इसी पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया? तो मैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस पढ़ाया है। ठीक है, फोर्सेस के बारे में बताया है थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि ये चैप्टर ना इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स हम वेक्टर में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन हमने वेक्टर का रखा है। सब कुछ हमारे यहाँ लिंक रहता है एक दूसरे के साथ ना।
नहीं, इसका डीपी भी मिलता है ना, तुम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व पहले करके बैठ जाते हो, इसलिए सामने ही रहेगा। ठीक है, चलो करो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। सो देयर इज अ वन ऑन अ पार्टिकल, two forces of 3 Newton and 4 Newton are acting along the x and positive y direction. The magnitude of the third force and its angle with the positive x-axis such that particle remain in equilibrium. स्मार्ट है, 5 आएगा ये तो सब में देख लिया। एंगल ही तो बताना है तुम्हें। एक पार्टिकल पे 3 न्यूटन का 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। आपको थर्ड फोर्स बताना है जिसको लगा के हम इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर सकें, इक्विलिब्रियम में लेके आ सकें इसको। 3/4। हाँ 1037। अगर 1037 3/4 है तो तुम ऐसे याद रखो ना, मैंने जो तुम्हें ट्रायंगल बताया था ना, 37 के सामने वाली साइड 3 होती है, 53 के सामने वाली 4 होती है। तो अगर वो 37 बेस में होगा तो सामने 3 होगा, इधर 4 होगा। 53 बेस में होगा तो 4 सामने होगा, 3 नीचे होगा। ऐसे याद रखो। सर 3/5 4/5 हो गया, वो कभी नहीं समझती सर, मैं वहां पर सोचती हूं वहां पर 37 मतलब साइन और 10 में 3 आएगा ऊपर। ठीक है, 5 है हाइपोटेनियस तो साइन 10 में कभी नहीं आ सकता 5। तो 3 ऊपर आ गया तो 3/4 होगा 37। 53 मतलब 37 से बड़ा एंगल है, मतलब 4 ऊपर आएगा और फिर उसमें 3 नीचे आ जाएगा। 5 तो 10 में आ ही नहीं सकता ना, हाइपोटेनियस तो आता ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो 3 या 4 में से ही आना है ऊपर नीचे। तो ऐसे याद रखो ना, 37 मतलब छोटा एंगल, 3 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, ऐसे साइन 37 में भी याद रखो। कॉस पंगा करता ही है, इसलिए कॉस 37 हमेशा उल्टा आएगा, मतलब बड़ा होगा ऊपर, बड़ा पहले आएगा, 37 के साथ बड़ा आएगा, 4 ऊपर 5 नीचे। ऐसे याद रखो। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये वेक्टर का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस, लगाएंगे और पूरे टू ऊपर लगाएंगे, वेक्टर निकालेंगे तो फाइनल हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन tan cos sin का यूज करके इमीडिएट निकालेंगे। मतलब सर मतलब देयर इज सेकंड मेथड जो मैं ऑप्ट करूंगा, मतलब ना फर्स्ट मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए ना। नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग पहले फोर्स को मैं बोल दूंगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, ऐसे लिख दूं। F2 वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप। और मुझे पता है कि F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर क्या करना है मुझे, 0। तो F3 वेक्टर जो आएगा वो माइनस का F1 वेक्टर माइनस का F2 वेक्टर के बराबर आ जाएगा, विच मींस माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। अब ये अगर x एक्सिस इधर की तरफ है, y एक्सिस इधर की तरफ है, तो -3 किधर आएगा, -3 इधर होगा और -4 इधर होगा, -4j कैप इधर होगा, -3i कैप इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब दिस इज द F3 वेक्टर। अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये एंगल 53 डिग्री के बराबर आएगा। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 127। सो तुमने बोला था ए या बी, उसने बोला था बी, तुमने बोला था ए या बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बताना था। ठीक है, तो ये अपन अगर ऐसे नहीं कर सकते, 3 4 ऊपर तो 5 मीटर इधर लग जाएगा, फिर उसका उल्टा करोगी तो यही आएगा, 3 इधर 4 इधर, उसका रिजल्टेंट इधर आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें उल्टा लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, देयर इज अनदर मेथड, 3 इधर 4 इधर, तो F हमें इधर लगाना पड़ेगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी कितना होगा ये वाला एंगल, वो जो लामीज थ्योरम लगाते हैं अपन। हाँ, तो ये थीटा ही तो पता करना है। हाँ, 3/sin वो भी है ये कितना आ जाएगा, सर, F/sin 90 is equals 270 माइनस का थीटा, है ना। लगा दो इसमें लामीज थ्योरम, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ना।
हम तो लेंगे उससे ये नहीं है। ये अच्छा है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ तो f by sin 90 equal to 3 by 270 minus theta is equals to 4 by sin theta, तो theta आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं तुम, इसको अल्फा मान के एफ कॉस थीटा इक्वल टू 3 करते, मतलब एफ कॉस अल्फा इक्वल टू 3 करते, एफ साइन अल्फा इक्वल टू करते, फिर वो 180 माइनस का अल्फा कर देते। पर ये ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर लेंगे अपन, जो है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, T1 T2 T3 हमें बताने हैं। ये आराम से, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम है। इफ द सिस्टम पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मैं 3 रस्सियां हैं यहाँ पे ना, उन तीनों रस्सियों में लगने वाले टेंशन बताने हैं। ये बताओ ना, उस पर सॉल्व करो। डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाओ डायग्राम, तभी तो अच्छा है। 5 केजी में इसका mg नीचे ऊपर हाँ। नीचे लगाइएगा, इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, T2 का कंपोनेंट T2 cos 53 द T2 sin 53, T2 sin 53 is equal to T3 हो जाएगा। अब सॉल्व करके आंसर करेंगे। वाह, तो करो जल्दी से। नहीं, बिल्कुल सही जा रही हो, लेकिन करो उसको। T1 तो 50 आ जाएगा, यस। और T2 sin 53 कितना होता है सर? 3/5 53 बड़ा एंगल, 4/5 हाँ ऐसे याद रखा करो। सर। T3 हो जाएगा T2 into 4/5। देखो सबसे पहले क्या करोगे तुम, जो ये 5 kg है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। इस पर तुमने लगा दिया 50 न्यूटन नीचे की तरफ, इस पर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा क्या, T1 इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। इनको ये कहीं जा नहीं रहा है, तो T1 माइनस का 10 इजिकल टू 0। एफ नेट, इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए। T1 minus 10 तो ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, दोनों का सम इक्वल टू 0, तो minus 10 कैसे? बिकॉज दिस माइनस 50 इजिकल टू 0। तो T1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 न्यूटन के बराबर, ठीक है। ओके, अब T1 ये वाला काम हो गया। अब हम इसको पकड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को। क्या इस पॉइंट का कोई मास है? इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग ना। तो हमने इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हमने कहा कि ये जो रस्सी है ना, इस पॉइंट को इधर खींच रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये रस्सी सीधी हो जाती है, नहीं हो जाती? मतलब इसको खींच के रखा हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा होगा इधर की तरफ लगा होगा, तो ये जो T3 होगा वो इधर की तरफ होगा, है ना। अच्छा, ये नीचे जाना चाह रहा है, तो ये जो रस्सी है इस पॉइंट को नीचे खींचेगी, तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ, विच इज T1 विच इज इक्वल टू 50। और ये किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ T2, T2 आ जाएगा, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसमें, कंपोनेंट करेंगे। तो T2 का कंपोनेंट इधर आएगा, T2 का कंपोनेंट इधर आएगा, T2 sin 53 और T2 cos 53, ठीक है। ये कितना होता, ये 53 सर 4/5 T2 cos 53 होता है 3/5 इज इक्वल टू 50। T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120, 25 है ना, 250, 3/3 तो 250 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। Yes. और ये कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू अब हम यहाँ ले जाकर रखेंगे, तो T3 इज इक्वल टू 50/4 250 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन 53 हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 100/, 200/3 हाँ 200/3 न्यूटन, ठीक है। T1 T2 T3 सब इस तरीके से आ जाएंगे, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द वॉल बाय द वॉल। on the wall by the wall बॉल, हाँ ball ये बॉल है ना, ये जो स्फेयर है या जो भी है, इसको रस्सी से बांध रखा है हमने और ये इस तरीके से लटका हुआ। अच्छा लगाएगा क्यों, अगर ये दीवार नहीं होती तो कैसे लटका होता, क्या ऐसे रहती रस्सी? दीवार नहीं होती तो रस्सी सीधी होती और नीचे लटका होता, मतलब इसको धक्का मार के ऐसे रखा हुआ है, वही तो नॉर्मल पूछा है यहाँ पे। अगर बॉल ऐसे लटकी होती है यहाँ पे ना इस तरीके से, तुमने इसको धक्का मार के यहाँ तक ले आए हो, पुश कर रखा है ना, वही नॉर्मल तो पूछा है।
नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा यहाँ पे? नॉर्मल हाँ लगेगा। लगेगा तो है ना। छोड़ दिया। हो पाएगा ये? हाँ 100 न्यूटन नीचे लगेगा। हम्म। T2 cos 37 इधर और T2 sin 37। पहले सबसे पहले करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी को आइसोलेट कर लो। वो कर लिया मैंने, है ना। फिर लगाते हैं इस पे लगने वाले फोर्स। सबसे पहला फोर्स लगाते हैं mg। mg कितना लगेगा? नीचे की तरफ। mg की वैल्यू कितनी होगी? यस, तो mg हो गया हमारे पास 100 न्यूटन के बराबर। नॉर्मल अब हम देख रहे हैं कि रस्सी भी लगी, रस्सी से भी बंधा हुआ है, तो रस्सी हमेशा अपने एंड को अपनी तरफ खींचती है, तो रस्सी का टेंशन इधर की तरफ होगा, तो उस टेंशन को मैंने टी बोल दिया। ये एंगल भी दे रखा है इन्होंने, ये एंगल 37 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना, इसके पैरेलल आएगी। अब मुझे पता है कि टी की वजह से ये इधर आना चाहेगा, तो यहां पे ये इसको दीवार को पुश भी कर रहा होगा। अब दीवार क्या करेगी? दीवार एक फोर्स लगाएगी विच विल बी परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ सेंटर से पास होना चाहिए, मतलब ना। तो यही नॉर्मल कहलाएगा। ये इस पर लगने वाले फोर्स है। अगर दीवार पे होता तो दीवार पे इधर लग रहा होता। ठीक है, तीन फोर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, बस टी के कंपोनेंट कर लेंगे। यस, तो टी कॉस 37 कितना होता है? 4t डिवाइड बाई 5, और टी साइन 37 होगा 3t डिवाइड बाई 5। अब 4t डिवाइड बाई 5 जो है 100 के बराबर होना चाहिए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 500/4 मतलब 125, और एन की वैल्यू 3t/5 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू आ जाएगी 75 न्यूटन के बराबर। यस ठीक है, 75 न्यूटन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर एट ए वाले पॉइंट पे, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना वो बताना है। पक्का? तो तुम ये कह रही हो कि इस दीवार के बिना भी, नहीं नहीं, मैं तो बस एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मैं बस एक इस दीवार के बिना भी ऐसा रुका रुका रह सकता है? अगर ये दीवार नहीं होती तो रुका रह पाएगा? मतलब दीवार रोक रही है, मतलब दीवार को कुछ ना कुछ तो पुश मिल रहा होगा, तो वो जीरो तो नहीं होगा। करो जल्दी करो। ये पता है इससे चिपक जाता था पहले, लेकिन यहाँ पे क्या डस्ट पार्टिकल ने ना क्या है, इनका जो गैप है बढ़ा दिया है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया डस्ट पार्टिकल की वजह से। एक तो इसको फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चिपकता कैसे था, ये इसको अंदर की तरफ खींचता था, नॉर्मल बढ़ता है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से चिपक जाता था। डस्ट पार्टिकल ने फ्रिक्शन कम कर दिया, चिपक ही नहीं रहे। पहले चिपकता था, यहाँ आने से पहले चिपकता था। नहीं चिपकता नहीं चिपकता सर, मैं कह रही हूँ ना नहीं चिपकता। मैंने भी देखा था एक तरह से करके नहीं, चिपकता तो था। नहीं ऑनलाइन वाले में चिपकता है। देखो, करो इस वाले को सॉल्व, कैसे करेंगे?
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। नॉर्मल का एंगल पता नहीं लग रहा होगा ना तुम्हें। अच्छा ये बताओ, mg लगेगा नीचे, यहां से जो नॉर्मल लगेगा वो सेंटर से पास होना चाहिए, और यहां से नॉर्मल जो लगेगा वो भी सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, यही करना है अपन को, है ना। ये mg हो गया। अच्छा मैं ऐसे ला के रख सकता हूँ इस वाले नॉर्मल को, दीवार का जो नॉर्मल लग रहा होगा, और बी से जो नॉर्मल लग रहा होगा उसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, खुद लिख वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हो। अब प्रॉब्लम आ रही है कि ये एंगल कैसे पता लगे वर्टिकल के साथ ना। 53 डिग्री दिया हुआ है। देखो नहीं, ये mg वर्टिकल होता है, mg तो वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल का एंगल 90 डिग्री होता है। ये 53 है तो ये कितना होगा 37, तो ये भी 37 होगा। अच्छा नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब दिस इज 90 डिग्री, तो ये 53 के बराबर होगा। मतलब तुम ये कह रहे थे दे रखा है, पर वो ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 53 डिग्री हो गया। अब क्या करोगे तुम, एन बी कॉस, यस, तो ये 100 के बराबर दे रखा है, एन बी कॉस 53 हो गया 3/5 एन बी इजिकल टू 100। एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/3। लगता नहीं इसमें से कोई फिट बैठेगा। अच्छा वो मैंने एंगल गलत कर दिया था इसलिए इसमें सही नहीं आएगा। और एन बी आ गया, एन ए कितना आ जाएगा, एन ए जो आएगा 500/3 इंटू साइन 53 4/, नहीं एक कोई नहीं आएगा इसमें से ना, ये 200/3 आ रहा होगा, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। 200/3 कर दो एक ऑप्शन को ना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, फोर्स बैलेंस ही करना है अपन जो। कितना होता है 4/5 इक्वल टू 100, साइन 53 4/5 होते हैं। हाँ 500/4। हाँ सर ये कैसे किया सर, अपन का एमबी के कंपोनेंट ही लेना है ना, तो हाँ। अगर तो सर cos 53 है sin 53 है, हाँ तो 100 इक्वल टू एमबी sin 53। 3/5 एन बी इक्वल टू 100, हाँ ये तो ठीक है। तो एन बी की वैल्यू 500/3 आ गई। हाँ सर, अब एन बी साइन 53 होता है 4/5, तो 500/3 इंटू 4/5 इक्वल टू एन ए, नहीं सही तो है। तो हाँ ये 400/3 आएगा, 400/3 नॉट 200/3, ठीक है। 400/3 आएगा इसका आंसर ना। छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां, सर डी कैसे दिया? वो एक्चुअली क्या है, मैंने पता है जब इस क्वेश्चन को बनाया था ना, तो मैंने ये 53 डाल दिया, 37 डालता ना तो पिछला वाला केस बन जाता, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन, कंपोनेंट दीजिए सर, यहाँ वहाँ पर लगाइए T1 cos 53, इधर T1 sin 53, इधर T2 cos 37 ऊपर T2 sin 37 इधर, दोनों को बैलेंस कर दीजिए, पक्का और जो ज्यादा होगा उसको माइनस करके आंसर दे आइए। करो जल्दी सॉल्व इसको। तो मैंने डायग्राम दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, टेंशन 0 नहीं आ सकता क्या इसका, एक मिनट करो इसको जल्दी सॉल्व। क्या करेंगे हम, इसका आएगा इधर T2 sin 37 ना, T1 sin 53, ऊपर में T1 cos 53 प्लस T1 cos 37। अच्छा ये बताओ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा नीचे की तरफ आएगा एक, ठीक है, T जो कि 100 होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस होने चाहिए फोर्स, तो 3T2 जो है 4T1 के बराबर होगा। 5 मैंने काट दिया नीचे से ना,
ऊपर आएगा 4t2 प्लस 3t1, ये 100 के बराबर होना चाहिए। अब ऊपर से t2 की वैल्यू लाके पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे आएगा 16 डिवाइड बाई 3, t1 प्लस का 3t1 इज इक्वल टू 100, 25 t1 इज इक्वल टू 300। t1 कितना आ गया? 12 आ गया ना। t2 कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 16। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। 4 तो ऑप्शन ही नहीं है। 4 न्यूटन। मुझे लग ही रहा था इसमें ना कुछ गड़बड़ किया मैंने, पर मैंने सॉल्व नहीं किया था, मैं हवा में सॉल्व कर रहा था। आ तो गया, मैंने ही तो सॉल्व किया है। 0 तो मैं तो लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर ये एंगल बराबर होते ना तो 0 आ जाता डिफरेंस। बस क्वेश्चंस तो यही थे, ठीक है। एक पार्ट मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हम थोड़ा सा आगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक लॉ और है न्यूटन का, पहला पढ़ लिया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले पढ़ेंगे, सेकंड बाद में पढ़ेंगे, है ना। बहुत इजी है। ओके, तो इजी वाला लॉ पहले मैं पढ़ा देता हूँ मैं, तो है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी हाँ बस ज्यादा नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसका स्टेटमेंट? तो ये है इसका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। यही होता है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होते हैं ना वो हमेशा सेम नेचर के होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। याद तो सब है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या बताया मैंने? हमेशा ये पेयर में एक्ट करते हैं, सेम नेचर के होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। तो अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि हर कोई कर सकता है, मतलब ना, बता दो जल्दी से। एम मास की एक बॉडी है, बनाया मैंने मास। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। और युक्ता गलत तो बोलती नहीं है ना। mg हो गया नीचे, नॉर्मल हो गया ऊपर। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल की वैल्यू mg बराबर n इक्वल टू mg हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर बताओ मेरे को इसमें। एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या है? कौन किसका एक्शन और रिएक्शन पेयर है? ग्राउंड पे जो नॉर्मल लग रहा है ना, ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। और mg जो नीचे लग रहा है और ब्लॉक का जो लग रहा है ऊपर वो है। n और mg is not action reaction pair because mg is a force due to gravity और normal force। सो n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो ये तो एक दूसरे का अपोजिट भी लग रहे हैं। तो उससे क्या मतलब है? सेम होना चाहिए, आप तेज है इसके, पता है, सेम टाइप के होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। तो सेम नेचर के नहीं है। नॉर्मल कौन सा नेचर का है? नॉर्मल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है और mg ग्रेविटेशनल है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते। ये दोनों बेशक बराबर है, एक दूसरे का अपोजिट है। बहुत सारे बच्चे इन्हीं को एक्शन और रिएक्शन पेयर बोल देते हैं, लेकिन ठीक है। नहीं तो ये कहाँ पर पता लगा तुम्हें? सर ये मैं सर को कहते हैं नॉर्मल एनर्जी ना एक्शन रिएक्शन कहते हैं, नहीं होता है। जैसे जो ग्राउंड पे लगता है वो इसका सो बेसिकली नॉर्मल का जो रिएक्शन पेयर है ना वो ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल होगा,
तो mg का रिएक्शन पेयर कौन है? तो mg किसने लगाया? बॉडी ने mg लगाया अर्थ ने, अर्थ ने बॉडी पे लगाया, तो बॉडी लगा रही होगी अर्थ पे, तो बॉडी जो अर्थ पे लगा रही होगी ना वो होगा इसका रिएक्शन पेयर, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे। उसमें से किसी को भी एक्शन बोलो, किसी को भी रिएक्शन बोलो। इसी वजह से हम लोग चल पाते हैं, अदरवाइज तो हम चल ही नहीं पाते। अगर एक्शन और रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे लग जाते हैं ना तो हम चल ही नहीं पाते। अब अगर मैं चलना चाह रहा हूं तो मैं अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ, अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रही है आगे की तरफ। तो अगर देखा जाए तो मेरा और अर्थ का दोनों का अगर एक्शन रिएक्शन पेयर को जोड़ोगे तो हमेशा जीरो आ जाएंगे, लेकिन वो अर्थ पे है, मेरे पे एक ही फोर्स है, मेरे पे दोनों नहीं है, इसलिए जीरो नहीं है, इसलिए मैं चल पा रहा हूँ। तो मोशन इसलिए पॉसिबल हो पाती है बिकॉज एक्शन और रिएक्शन पेयर दो अपोजिट, दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। चलो क्या तुम लोग पहले से ही जानते थे इसके बारे में? नहीं तो अभी 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 थोड़ी देर में ही होता है। अरे सर नॉर्मल तो एमजी का, नॉर्मल और एमजी मतलब ये जनरली बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कुछ स्माइल भी करते रहते हैं, पता अरे हम बच गए ऐसा ऐसा अच्छा ये तो हाँ इसको कराते हैं। ये केस इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था जब मैं सबसे पहली बार इंटरव्यू दिया था ना रेजोनेंस में, है ना, वहां पे पूछा मेरे से ना कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। तो अपन तो पहले से तैयार थे, है नहीं सेम बताया, नहीं गलत नहीं बताया था उन्होंने। एक्चुअली क्या कि मेरे को तो आना ही था ना इस फील्ड में, तो मैं पहले से तैयार था। क्या पूछेंगे ट्रिकी वरिकी चीजें तो हम पहले से तैयार करके रखते थे। तो ये बात पूछा था, और एक बार और था एक क्वेश्चन, वो उसका है मैग्नेटिज्म का। चलो तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ना। मैंने 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 जो अभी तुम्हें पढ़ाया ना, तुमने देखा किसी में भी मोशन दिया ही नहीं हमने ना अभी, है ना। अब हम मोशन के बारे में बात करेंगे पहली बार यहां से आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, सो अगर एक m मास का पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी के बराबर। बाई अप्लाइंग नेट नॉन जीरो फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट नॉन जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। पता नहीं क्या लिख दिया, फोर्स नहीं कुछ गड़बड़ है। बाय अप्लाइंग नेट नॉन जीरो फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन वेलोसिटी हेंस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम जो है p इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्स लगा के हम जो है लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स लगाया होगा हमने। ठीक है, ओके। अब फोर्स जो होता है ना उसमें सबसे पहले डिफाइन किया जाता है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर। सो डेल्टा पी इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन डेल्टा टी टाइम, और से डेल्टा पी मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द बॉडी इन द डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम अगर आपने डेल्टा पी ट्रांसफर किया है तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको ना। ओके, सो फोर्स ऑन अ वॉल बाई पार्टिकल ड्यूरिंग द कोलिजन। सो यहां पे कुछ केसेस होते हैं, एक दीवार है और उसके ऊपर एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से आया और टकरा गया। ठीक है, तो ये m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से आ रहा है, दीवार से टकरा रहा है, और इसमें हमें पहला केस है if particle rebound with the same speed and remain in contact for the delta t time। ये तो बस याद तो याद रखते हैं अक्सर बस। तो कैसे आता है? LVL पॉजिटिव एक्स में जाएगा, उसके बाद नेगेटिव में आएगा, उसका मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यस, एवरेज फोर्स हमने क्या लिखा है? डेल्टा पी वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी वेक्टर होगा पी फाइनल वेक्टर माइनस का पी इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये होगा। अच्छा, तुम्हें पता है कि सेम स्पीड से ही रिबाउंड कर रहा है,
एक डायरेक्शन को मान लेना तुम पॉजिटिव और एक को मान लेना नेगेटिव, इधर वाली को मैं नेगेटिव मान ले रहा हूं, पहले जिधर था। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी के बराबर, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस का m इंटू वी के बराबर, क्योंकि इनिशियल वाला नेगेटिव डायरेक्शन में है। समझ रहे हो, मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग है। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, विच इज एम वी माइनस का माइनस एम वी, विच कम्स आउट टू बी 2mv। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो 2mv के बराबर मोमेंटम चेंज होगा अगर पार्टिकल सेम स्पीड से रिबाउंड करता है तो एवरेज फोर्स तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, फोर्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। डेल्टा पी हमारे पास 2mv आ चुका है, डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, तो पार्टिकल अगर सेम स्पीड से रिबाउंड करता है तो 2mv डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर कभी भूल भी जाओ, है ना। दूसरा केस है कि अगर पार्टिकल रिबाउंड डज नॉट रिबाउंड, अब क्या होगा, रिबाउंड ही ना करे, रुक जाए टकरा के ना। हाँ, तो अब जो डेल्टा पी आएगा ना वो ओनली एमवी के बराबर आएगा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया है पहले। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, वो डायरेक्शन पे। तुम इधर इधर मान रही हो ना पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर मान रही हो, वो मैग्नीट्यूड, चलो तुम ना, अब ठीक, अब खुश है ना। डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो एवरेज फोर्स लगेगा किधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, दीवार पे इधर की तरफ लगेगा, तो बॉडी पे इधर की तरफ लगेगा, तभी तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ। वो जा रही थी मोमेंटम लेके, इधर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम, अगर तुम फोर्स भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाओगे तो मोमेंटम बढ़ाएगी। ठीक है, ओके। थर्ड केस क्या है, वी डैश स्पीड से अगर रिबाउंड करता है, मतलब जा रहा था वो वी से और रिबाउंड कर रहा है वो वी डैश से, लौट के जा रहा है वी डैश से, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एम वी डैश प्लस का एम वी प्लस का वी डैश, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे हम, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, दिस इज द फोर्स। अब इसी में तुम फॉर वो डिपेंड करता है कि तुम किधर की तरफ पॉजिटिव मानना चाह रही हो। जैसे मैंने पॉजिटिव इधर मान लिया, तो पी इनिशियल को क्या लिखोगी तुम, एम वी डैश, नहीं पी फाइनल को, और पी इनिशियल को लिखोगी माइनस का एम वी। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड, वैसे भी इसमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो फोर्स ऑन वॉल विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब आता है अगला केस, एंगल थीटा पे अगर आता है ये एंगल अगर थीटा है वी और रिबाउंड कर रहा है सेम स्पीड पे, सेम कैसे, मैं बताती हूँ सबसे पहले। एमबी ऐसा कंपोनेंट करेंगे अपन, तो इधर एमबी cos थीटा, बिल्कुल सही है। वी के कंपोनेंट कर लेंगे, वी के कंपोनेंट करेंगे हम, जो है इधर आएगा वी cos थीटा, इधर आएगा वी sin थीटा। ठीक है, अब अगर जब तुम इधर कंपोनेंट करोगे ना दोबारा, ये एंगल थीटा है, ये आएगा वी cos थीटा, इधर वी sin थीटा। क्या इधर वाला मोमेंटम चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि वी cos थीटा से आया और वी cos थीटा से चला गया, तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, डेल्टा पी 2mv cos थीटा के बराबर, और इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। If particle rebound with same speed at some theta angle with the normal, then this will happen. ठीक है, अगला केस है if, अब इसमें लिखा नहीं है ना, if n पर, अगला केस 5th नंबर है, if आगे है भी या नहीं है, नहीं है, हाँ बस आज का यही है। if n particles are colliding perpendicularly मतलब टू वॉल
एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, रिबाउंड कोलाइडिंग पर सेकेंड। d by d, capital L by d को अपन कॉमन लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो n पार्टिकल अगर पर सेकेंड टकरा रहे हैं तो पता है कैसे करते हैं इसको? तो पता है एवरेज फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो तुम ये कह देते हो कि सर डेल्टा टी को रखो तो 1 सेकेंड, उस 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वही एवरेज फोर्स हो जाएगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, मोमेंटम इज द एवरेज फोर्स। ठीक है, ओके। तो एक बॉल जब आके टकरा रही है ना v स्पीड से, तो एक बॉल कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है? 2 mb के बराबर। भाई v से आई और v से जाकर रिबाउंड करेगी, तो 2 mb के बराबर मोमेंटम ट्रांसफर किया। पर सेकंड कितनी बॉल आ रही है? n के बराबर, पर सेकंड n आ रही है। तो मोमेंटम जो पर सेकंड डेल्टा p पर सेकंड जो होगा वो हो जाएगा 2 mnv के बराबर, और यही एवरेज फोर्स हो जाएगा। है क्या? होता है कैपिटल N पर टाइम पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ स्मॉल एन। अगर कुछ में टाइम दिया है तो उसको बाय 2 mnv, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? 2 mnv। हाँ, कैपिटल N बाय d को स्मॉल, अगर टोटल n बॉल आके टकराएंगे डेल्टा टी टाइम में ना, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज हम यहीं पर रोकेंगे इसको, इस डिस्कशन को।